नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम अगेन कंटिन्यू करेंगे अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग की इंपोर्टेंट MCQs कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम इसके 5 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे पार्ट इसका छठा। ठीक है दोस्तों, और जो 5 पार्ट है उसके हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है दोस्तों, तो इनकी जो PDF होगी वो हमारे आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप थोड़ी सी हेल्प करा करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए और वीडियो को लाइक भी जरूर करा करिए आपको वीडियो अगर पसंद आए तो। ठीक है दोस्तों, तो अब करते हैं वीडियो को शुरू, लेट्स गो। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेप्रिसिएशन इज। ठीक है, डेप्रिसिएशन का मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, टू कैलकुलेट द प्रॉपर प्रॉफिट, टू रिड्यूस द टैक्स, टू अरेंज फंड, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों कोशिश करिएगा वीडियो को पॉज करके खुद आंसर देने की और आंसर अपने कमेंट बॉक्स में विद क्वेश्चन के साथ मेंशन जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दूं कि जो डेप्रिसिएशन है इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हमारा क्या होगा, वो होगा सी पार्ट हमारा, टू अरेंज फंड। ठीक है, डेप्रिसिएशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारा क्या होता है कि हम क्या करते हैं, फंड्स को अरेंज करने के लिए हम डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, होता क्या है ताकि क्या हो, फ्यूचर में हमें कोई भी परेशानी की या दिक्कत हमें ना हो, तो इसलिए हम क्या करते हैं, मतलब आपको मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब हर चीज़ का आंकलन हम पहले ही कर लेते हैं, एस्टिमेट पहले ही लगा लेते हैं। ठीक है, कि बाद में हमें कोई किसी भी दिक्कत की या परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम क्या करते हैं, फंड्स का अरेंज पहले ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन का मेन ऑब्जेक्टिव है, अदर्स नहीं है। ठीक है दोस्तों, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन विल बी द डैश एट द रेट 10% पर annum ₹2000 आफ्टर 3 years। ठीक है दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो डिमिनिशिंग आपका क्या होता है, डिमिनिशिंग मैंने होता है घटते क्रम में। ठीक है, ठीक है, इंक्रीजिंग वैल्यू मतलब डे बाय हर महीने या हर साल बाय साल इसकी क्या होगी, जो डेप्रिसिएशन का जो मेथड है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या उसका जो रेट ऑफ चार्ज है वो कितना, 10% पर annum, और जो हमारे पास कैपिटल है वो कितनी है, 2000 है, और हमारे पास हमें कितने 3 साल के बाद हमारा जो डेप्रिसिएशन रेट हमसे पूछा गया है कि कितना होगा डिमिनिशिंग मेथड से। ठीक है, डिमिनिशिंग क्या होता है, घटते क्रम से। ठीक है, तो अब आपको मैं बताऊं, ठीक है, जैसे मैंने बोला डिमिनिशिंग होता है घटते क्रम में। ठीक है, हमारे पास कितनी अमाउंट दिया हुआ है, 2000 अमाउंट दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, तो इस पे हमने लगाया पहले साल। ठीक है दोस्तों, साल दर साल हम लगाएंगे। फर्स्ट ईयर हमने क्या लगाया, 2000 पे 10% लगाया, जैसे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, 10% लगाया तो हमारा कितना आया, 200 आया। ठीक है, क्या आया, 200 हमारा फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकला। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, सेकंड ईयर का हमारा क्या आएगा, सेकंड ईयर का क्या होगा हमारा, 200 में से 2000 में से अगर हम 200 निकालें तो हमारे पास बचता है 1800। ठीक है, सो अगली बार क्या होगा, 1800 पे हमारा 10% निकलेगा और ये आएगा हमारा 180। इसके बाद हमारा थर्ड ईयर में क्या होगा, आप देख रहे होंगे ये डिमिनिशिंग मेथड है, मतलब लोअर में जा रहा है, पहले 200 लगा फिर 180 लगा। ठीक है, अब थर्ड ईयर में क्या होगा, 180 में से 1800 में हमने 180 माइनस किया, हमारे पास बचा दोस्तों 1620। ठीक है, 1620 पे अगेन हमारा 10% लगा, हमारा कितना आया, 162। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों 162 इज द राइट आंसर। 162 रुपया हमारा 3 साल के बाद हमें डेप्रिसिएशन चार्ज पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आपने एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आपने नोट किया होगा कि हमारा अमाउंट है जो बैलेंसिंग मेथड है जो, ठीक है, जो कैलकुलेशन मेथड है वो तो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, पहले 200 था, फिर हमारा क्या आया, 180 आया, फिर हमारा 162 आया। ठीक है, क्योंकि अमाउंट हमारा चेंज होता गया और हमारा आंसर भी चेंज होता गया। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा, एक चीज़ हमेशा दोस्तों याद रखना, हमारा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी चेंज नहीं होता। आपने देखा इस पे 2000 पे भी हमारा 10% लगा, 1800 पे भी 10% और इस 1620 पे भी हमारा 10% लगा। तो ये आपको मैं बताना चाहता था, ये चीज़ भी दोस्तों आप जरूर याद रखना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय ए क्लब ऑन द डैश साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, क्या हुआ कि जब हमने किसी से पहले एडवांस ले लिया, जो दोस्तों मैं आपको बड़ी बार बता चुका हूँ, फिर भी आपको बता देता हूँ कि क्या होता है,
जब हम क्या करते हैं किसी से एडवांस ले लेते हैं, ठीक है, किसी भी से एडवांस लेते हैं, ठीक है, तो अभी हमने उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाई, क्या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय ए क्लब, ठीक है, क्लब के द्वारा सब्सक्रिप्शन एडवांस में ही क्या कर लिया गया, चार्ज कर लिया गया। तो उन्होंने बोला कि कौन सी साइड में बैलेंस शीट में ये शो होगा, एसेट, लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल, नन ऑफ दी। वर्किंग कैपिटल तो होगा नहीं, ठीक है, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। एसेट भी नहीं होगा क्योंकि एसेट हमारा क्या होता है कि जो प्रीपेड इनकम होती है, ठीक है, प्रीपेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे एसेट्स होते हैं, और प्रीपेड जो इनकम होती है वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो दोस्तों ये भी हमने हमारी क्या आती है, प्रीपेड इनकम आती है, तो ये हमारी क्या है, लायबिलिटी है। हमने किसी से पैसे चार्ज कर लिए लेकिन हमें अब क्या करनी पड़ेगी, सर्विस उसको देने पड़ेगी, तो ये हमारा दायित्व बनता है। तो सी बी पार्ट इज द राइट आंसर, लायबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछा गया, एंट्रेंस फी रिसीव्ड 30,000 ऑफ विच 25% इज टू बी कैपिटलाइज, ठीक है। एंट्रेंस जो है हमने रिसीव की 30,000, जिसपे से क्या हुआ 25% हमने क्या कर लिया, कैपिटलाइज कर दिया। और जो क्या है, व्हाट अमाउंट क्रेडिट टू द इनकम एंड, कितना अमाउंट है जो क्रेडिट होगा इनकम और एक्सपेंडिचर अमाउंट में, अकाउंट में। तो सीधा सा फंडा इसका क्या होगा, 30,000 पे पहले आप क्या निकालोगे, 30,000 का आपने 25% अगर निकाला तो वो आएगा दोस्तों आपका कितना, 7500। अब उन्होंने बोला जो 30,000 पे 30,000 पे 25% जो लगा था वो आपका क्या हो गया, कैपिटलाइज्ड हो गया, यानी कि 7500 आपका क्या हो गया, कैपिटलाइज्ड हो गया। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा, उन्होंने पूछा गया कि कितना अमाउंट हमारा क्रेडिटेड होगा। तो बचा क्या, 30,000 में से अगर हम क्या करें 7500 माइनस कर दें, 7500 माइनस कर दें, तो हमारे पास जो अमाउंट बचेगा वो हमारा होगा आंसर। सो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हमारा 22500, ठीक है, 22,500 हमारा राइट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड पार्टनर कैपिटल अकाउंट बैलेंस हैव डैश बैलेंस, ठीक है दोस्तों। हमसे क्या पूछा गया, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट डेबिट फिक्स क्या होगा, ठीक है। तो आपको बता दें जब भी हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को फॉलो करते हैं, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो करते हैं, तो हम क्या करते हैं, 2 अकाउंट बनाते हैं। कितने, 2 अकाउंट बनाते हैं। कौन कौन सा, एक तो होता है पार्टनर का करंट अकाउंट, पार्टनर का करंट अकाउंट, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। दूसरा क्या होता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 अकाउंट के मुताबिक हम जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हमें मेथड फॉलो करना हो तो ये 2 अकॉर्डिंग की हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो हमेशा बैलेंस, क्या पूछा उन्होंने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या होता है, जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में आपसे बात की जाए तो उसका जो बैलेंस होगा वो हमेशा आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। सी पार्ट इज द राइट आंसर, क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। लेकिन किसके मुताबिक, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के मुताबिक, ठीक है। और इसके साथ ही अगर हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता रहे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से हो तो बैलेंस हमारा इधर से उधर हो सकता है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, द एग्रीमेंट अमंग पार्टनर, जो एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच साइन होता है वो क्या होता है, शुड बी रिटन, शुड बी वर्बल, मे बी एदर रिटन और वर्बल, नन ऑफ दीज। क्या वो रिटन होता है, क्या वो सिर्फ वर्बल होता है, या फिर दोनों होते हैं, रिटन भी होते हैं वर्बल होते हैं, और या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों आपको बता दूं जो रिटन एग्रीमेंट एक डीड होती है, जो पार्टनरशिप डीड होती है वो क्या होती है, मे भी इधर रिटन भी हो सकती है और वर्बल भी हो सकती है, लेकिन सबसे जो ज़्यादा जो किफ़ायती होती है, इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है आपकी रिटन होती है, ये भी याद रखना आपको। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ़ द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ए बी एंड सी 3:2:1 is to be changed to 1:2:3, then the partners whose share will be unaffected is a, आपसे पूछा गया है वो ध्यान से पढ़िएगा। आपसे पूछा कि जो उनकी जो 3 पार्टनर थे ए बी सी, ठीक है, उनकी जो पुरानी जो शेयरिंग रेशो थी वो थी 3:2:1, ठीक है। बाद में उसको चेंज करके 1:2:3 कर दिया गया, लेकिन आपको पूछा गया कि इनमें से ऐसा कौन सा पार्टनर होगा जिसका जो शेयर है अनअफेक्टेड, जिस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो रेशो कैसे होगी, ए की आपकी क्या आएगी 3/ओल्ड रेशो है, ठीक है, 3/6। बी की क्या आएगी
बी की आएगी 2/6 एंड सी की क्या होगी आपकी 1/6। नई रेशो आपकी ए की कितनी आएगी 1/6, बी की कितनी आएगी 2/6, सो सी की कितनी आएगी 3/6। तो दोस्तों आप यहाँ से ही सीधा सीधा देख सकते हैं कि किस जो कौन सा जो पार्टनर जिसकी शेयरिंग रेशो में कोई भी बदलाव नहीं है अनफेक्टेड, एक ही चेंज होंगे, बी की रिमेनिंग सेम रही। ठीक है, सो बी हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम आइडेंटिफाई द आइटम दैट इज नॉट शोन इन द नोट्स टू काउंट ऑन द एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। देखिए आपको सीधे सीधे तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्या होता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस होता है वो हमेशा हमारे कहाँ पे आते हैं, वो हमारे आते हैं P&L अकाउंट में। ठीक है, P&L में जाने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही हमेशा आते हैं। तो आपके ऑप्शन है वेजेस, तो दोस्तों वेजेस हमारा हमेशा P&L में आता है। दूसरा बिजनेस प्रमोशन, ये हमारा P&L में नहीं आता है। तीसरा है बोनस, ये भी हमारा P&L में आता है। ग्रेचुइटी पेड, ये भी हमारा P&L में आता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, उन्होंने पूछा कि इनमें से कोई कौन सी आइटम है जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में नहीं आएगी, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं शो होगी। तो दोस्तों वो है बोनस प्रमोशन, बी पार्ट इज द राइट आंसर, बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर विल बी डेबिटेड। अगर हमने फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है तो उसका जो अमाउंट है वो कहाँ पे डेबिटेड हो। एक तो पहले फर्नीचर हमारा क्या है, ये हमारा है क्या है एसेट है, एसेट पे उन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो वो कहाँ पे डेबिट होगा। तो क्या दोस्तों जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है और हमेशा ही P&L अकाउंट में डेबिट होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। तो आपको बता दी मैंने कहाँ पे डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो बी पार्ट इज द राइट आंसर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये डेबिट होगा, बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अगर हमें क्या करना हो क्रेडिट करना हो तो फिर हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट में करते हैं, क्रेडिट होता है। ठीक है, जो डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है वो उसमें क्या होता है मोस्टली क्रेडिट ही होता है। ठीक है, क्या होता है क्रेडिट ही होता है, ये भी याद रखना आपको। ठीक है, डेप्रिसिएशन में अकाउंट में तब होता है अगर उन्होंने पूछा होता है क्या क्रेडिटर पूछा होता, अगर क्रेडिटर इसकी जगह लिखा होता तो हमारा आंसर क्या आना था डेप्रिसिएशन अकाउंट आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, द लॉस ऑन द सेल ऑफ द मशीन विल बी डेबिटेड टू। ठीक है, अगर किसी एसेट पे हमें ठीक है सेल करने पे लॉस हुआ है तो वो कहाँ पे डेबिट होगा हमारा, तो वो हमसे पूछा कहाँ पे होगा, सेल्स अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हमारा होगा P&L अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा वो शो होगा, क्या होगा P&L अकाउंट में वो शो होगा, बी पार्ट इज द राइट आंसर। जब भी क्या होता है, जब कोई हमारा लॉस होता है, जब कोई लॉस हमारा एसेट पर होता है तो वो हमेशा ही कहाँ पे आता है आपका P&L में आता है। अब एसेट आपका मेंशन नहीं किया गया क्वेश्चन, लेकिन मशीन आपका क्या है एसेट ही है, लॉन्ग टर्म एसेट है ये। ठीक है, फिक्स्ड एसेट जिसे बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड मीन्स ए मेथड बाय विच। दोस्तों वही पुराना क्वेश्चन आ गया, डिमिनिशिंग मेथड क्या होता है, डिक्रीजिंग वैल्यू में क्या होता है डेप्रिसिएशन को कम करते जाना। ठीक है, तो क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर भी कोशिश करिएगा इस प्रश्न के उत्तर देने की, अगर नहीं पता चले तो मैं आपको बता दूंगा अभी इसमें। ठीक है, तो लेकिन कोशिश करिएगा खुद ही ट्राई करने की कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ए पार्ट आपका द रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन फॉलो बाय ईयर। तो दोस्तों मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जो रेट है वो उसका चेंज नहीं होता, अगर 10% है तो वो 10% ही चलता रहेगा 3 साल तक, 5 साल तक, 4 साल तक, जहाँ तक भी उसका टाइम पीरियड है। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्या, द अमाउंट ऑन विच डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड फॉल्स ईयर बाय ईयर। ठीक है, क्या होता है ये फॉल्स का स्पेलिंग गलत हो गया, फॉल्स का स्पेलिंग आएगा दूसरा FALLS यानी कि गिरना। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है कि जो मैंने आपको बोला जो अमाउंट होता है जो डेप्रिसिएशन में हमने चार्ज किया होता है उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो गिरती जाती है साल ब दर साल, जैसे ही साल गुजरेगा अगले साल और कम होगी, अगले साल और कम होगी। ये होता है डिमिनिशिंग मेथड में, ये याद रखना जरूर, कौन से मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में ही ये होता है। सो बी पार्ट हमारा होगा सही आंसर। अदर ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, बी पार्ट ही हमारा सही होगा। आगे का द रेट एज वेल द अमाउंट ऑन विच द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड, मैंने पहले बोला आपको, जो अगर मैंने बोल दिया पर रेट ही चेंज नहीं होगा तो फिर इसकी तो बात ही नहीं आएगी, तो अगेन ये गलत हो, ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, अगर दो हमारे गलत हो चुके हैं तो ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक चीज़ और बता दूं, रेट चेंज नहीं होता कभी भी। ठीक है, कैलकुलेटेड अमाउंट पर। ठीक है,
क्या होता है कि जो रेट कभी भी चेंज नहीं होता, बस कैलकुलेटेड अमाउंट है वो आपका चेंज होता है, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, द बुक इन विच स्मॉल पेमेंट लाइक स्टेशनरी पे। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मैं पहले बड़ी बार बचा कर, जो छोटे छोटे आपके खर्चे होते हैं लाइक स्टेशनरी पे, पेन पेंसिल, जो भी आपके जो भी आपको रिक्वायरमेंट होती है ऑफिस की, उसके जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, पोस्टेज के, स्टेशनरी के, चाय के, ठीक है, वो सारे खर्चे आपके कहाँ पे आते हैं, कैश बुक में नहीं। कैश बुक में आते हैं, लेकिन कैश बुक का एक वो पार्ट होता है, कैश अकाउंट में नहीं बिल्कुल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं बिल्कुल। तो आते कहाँ है, पैटी कैश बुक में। ये दोस्तों आपको बड़ी बार बता चुका हूँ, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, डी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।